खोल दो पंख मेरा कि खोल दो पंख मेरा कहता है परिंदा अभी और उड़ान बाकी है। और ये ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी कि ये ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो एवोल्यूशन है, जो हम लोग विकास पढ़ रहे थे, जो हम लोग जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़ रहे थे, वो ये है उसका भाग 2। ठीक है, यानी कि इसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है और पार्ट 1 में हमने सारी चीज़ों के बारे में समझा है। ठीक है, मैंने आपको बोर्ड में भी समझाया था और उसकी एक अलग से पीडीएफ थी, नोट्स थी, उसको मैंने बोर्ड पे पढ़ाया भी था। ठीक है, तो आप लोगों ने पार्ट 1 में बहुत कुछ देखा है ना, बहुत कुछ सीखने को मिला, आपका दिमाग थोड़ा सा बड़ा हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया सबसे पहले यहां पर जो जीव हुआ, जो पृथ्वी पर जो जीव आए सबसे पहले वो कौन थे? ऐसा तो है नहीं कि डायनासोर पहले से ही थे, ऐसा तो है नहीं कुत्ता बिल्ली सब पहले से ही था। सबसे पहले हमने देखा पृथ्वी का तापमान कितना था, 800 डिग्री सेंटीग्रेड था। भाप बनता था, उड़ जाता था, भाप बनता जल बन जाता, भाप बनता जल बन जाता, फिर गिरता ये क्रिया लगातार होती रही। फिर धीरे से जल बना, ओजोन परत बनी, फिर धीरे से क्या हुआ, एक कोशिकी जीव बन गया। और एक कोशिकी जीव कैसे बना, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको बायोलॉजी क्लास 12 का ना फुल एपिसोड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में, 1 रुपये आपको नहीं देना है। और हाँ, बस आपसे कुछ कुछ लूंगा, और वो लेना क्या है, वीडियो को लाइक करके चैनल को ना तुम लोग को सब्सक्राइब करना है और चैनल को ना लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये मेरा खुद का मेरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये सब आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें सभी आप लोग इन्वॉल्व हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये देखते भैया कि जीवन की उत्पत्ति जब हुई थी, विकास हो रहा था। ठीक है, अभी हम लोग विकास भी देखेंगे। अभी यहाँ पहले देखते हैं जीवन की जो उत्पत्ति है ना, ये किस प्रकार से हुई, आखिरकार कैसे जीवों का विकास हुआ। चलो, जीवों का विकास तो हम लोग जानते हैं कि भैया एक जीव था, उससे जीव जीव विकास हुआ, लेकिन सबसे पहला जीव कैसे आया, उस पहले जीव से कैसे करके बना, अब हम लोग यहां पे ये देखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जो भी है एनसीईआरटी हाइलाइट्स जो है, और देखो हाँ टोटल मैं आपको यहां पे बता दूं, इसके लिए आपको एक प्लेलिस्ट चेक करनी होगी और उस प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th बायोलॉजी। ठीक है, 12th जीव विज्ञान, और वही जीव विज्ञान में आपके सभी चैप्टर के वीडियोस दिए गए हैं। ठीक है, और हाँ बता दें आपको कि आप सभी पार्ट बाय पार्ट को देख लीजिए और क्लास 12th बायोलॉजी के सभी लेक्चर्स को देखने के लिए ना आप प्लेलिस्ट पर जाइए। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने हैं तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट है, क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जो मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, आपको बताए दे रहा हूँ कि जो आपको बायोलॉजी पढ़ाता हूँ वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होती है। ठीक है, आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, आप किसी भी बोर्ड के हो, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि क्या आपके बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है। यदि आपके बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है तो ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग कि जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप। ठीक है, जीवन का जो है, जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप, यानी कि जो सबसे पहले यहां पर आया था, मतलब जीव था, वो क्या था, वो अकोशिकीय था। ठीक है, क्या है कि जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप, यानी कि इस देखो यहां पर जब क्या था, यहां पर जल वाष्प बन के यही घटना हो रही थी, तो ये घटना क्या थी, ये घटना जल वाष्प में हो रही थी, है ना, ये घटना पानी में हो रही थी, है ना, पानी जा रहा था, भाप बन रहा था, फिर पानी पानी मतलब खूब पानी था। तो जो जीवन का प्रथम अकोशिकीय रूप था वो लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, सॉरी 300 करोड़, 3 अरब वर्ष पहले। कब, 3 अरब वर्ष पहले, एनसीईआरटी है टोटल। ठीक है, एनसीईआरटी में लिख रखा है कि 3 अरब वर्ष पहले जीवन में यहां पे क्या हुआ, पृथ्वी पे अकोशिकीय जीव आए। अभी मैं ये बताऊंगा कि ये जीव आए कैसे। ठीक है, 3 अरब, यानी कि हम अगर इसे करोड़ में बोले तो ये होगा हमारा 300 करोड़। ठीक है, 300 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था, जीवन की प्रथम अकोशिकीय रूप यहां पर पैदा हुआ था। 3 अरब, सोचो 3 अरब वर्ष पहले, 3 बिलियन वर्ष पहले यहां पर एक अकोशिकीय रूप आया। क्या आया, 3 बिलियन वर्ष पहले।
इसी को बोलते हैं, ठीक है। 3 अरब को 3 बिलियन बोलते हैं। अगर इस बिलियन को करोड़ में निकालेंगे तो ये होगा 300 करोड़, ठीक है। यहां पर क्या आया, यहां पर अकोशिकी रूप आया। अब वो अकोशिकी रूप था कैसा, देखो सबसे पहले क्या है, एनसीईआरटी में क्या लिख रखा है, ये जो जीवन का जो अकोशिकी रूप था ना, ये क्या था, इसमें ये भीमकाय अणु थे। ये क्या थे, ये थे हमारे भीमकाय अणु। भीमकाय अणु में सबसे पहले बना आरएनए, फिर बना प्रोटीन, ठीक है। ये जो भीमकाय अणु थे, इनमें आरएनए बना, प्रोटीन बना, ठीक है, और क्या बना, पॉलीसैकेराइड बना। पॉलीसैकेराइड आदि बोलते हैं कि आदि रहे होंगे, ठीक है। आरएनए, प्रोटीन, अमीनो एसिड, प्रोटीन को तो हम नहीं मान सकते हैं ना, प्रोटीन काट देते हैं यहां से। आरएनए और पॉलीसैकेराइड आदि रहे होंगे। सबसे पहले की जो मतलब पृथ्वी थी, वहां पर क्या आरएनए रहा होगा और पॉलीसैकेराइड रहा होगा। और इन आरएनए और पॉलीसैकेराइड में सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ना, इनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैप्सूल है ना के रूप में ये पाए गए थे, ठीक है। इनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन हो रहा था। क्या हो रहा था, सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन। अब देखो क्या था, ये है हमारा समुद्र है ना, पृथ्वी के अंदर ये है समुद्र। अब इसके अंदर देखो पानी। सबसे पहला जो जीवन था, वो जीवन कहां पे आया था, वो जीवन आया था जल। और इसीलिए आज अपन लोग बोलते हैं क्या, जल ही जीवन है ना, क्या है, जल ही जीवन है। तो देखो यहां पे सबसे पहला जो अकोशिकीय रूप था, सबसे पहला जो जीव पृथ्वी पे आया था, वो किस रूप में आया था, वो जल में आया था, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास था आरएनए, ठीक है। क्या था, हमारे पास है यहां पे आरएनए, आरएनए के बाद है हमारे पास पॉलीसैकेराइड, आरएनए है, पॉलीसैकेराइड है, इसके बाद प्रोटीन का जो वो है अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ पिगमेंट हो गए, ये देखो ये जल में अलग अलग पाए गए, ठीक है। अब समझना, समझा क्या रहा हूं यहां पे, जल में ये अलग अलग पाए गए। ये हो गया हमारा आरएनए, ठीक है। ये आया पॉलीसैकेराइड, ठीक है। अब देखो आरएनए और पॉलीसैकेराइड आपस में मिला, एक सेकेंड ना, आरएनए और पॉलीसैकेराइड आपस में मिला, फिर ये मिल गया अमीनो एसिड, और फिर यहां पर मिल गया पिगमेंट, ठीक है। ये क्या हुआ, ये पास में आ गए, अलग अलग थे पास में आ गए। जब ये पास में आए तो इसके ऊपर एक कवर चढ़ने लगी, ठीक है, इसके ऊपर एक कवर चढ़ने लगी, बस काम शुरू, इसके ऊपर एक कवर चढ़ी, ठीक है। इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने बोला ये एक अणु बना, ठीक है, अणु बना, भीमकाय अणु बना, है ना। क्या बना, ये एक भीमकाय अणु बना, क्योंकि इसके ऊपर क्या हुई, इसके ऊपर एक कवर चढ़ गई। और इसके अंदर था क्या क्या, इसके अंदर था पॉलीसैकेराइड था, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोटीन लिख रखा था, प्रोटीन नहीं अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन बनता है ना। जैसे इत्तू प्रोटीन है तो इत्तू छोटे 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 अमीनो एसिड से मिलकर के बनेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, पिगमेंट था, ये सारी चीजें मिलकर के ना एक भीमकाय अणु बनाई। अब बताओ जब ये भीमकाय अणु बना, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमें पता है आरएनए है। आरएनए क्या होता है, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमें एक बात बताओ चाचा, इसके अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर है, तो ये बताओ ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा कि नहीं। जब इसके अंदर आरएनए पाया गया तो क्या बताओ इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होगी कि नहीं। और जब इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता है भैया, तब तो ये भीमकाय अणु दूसरा भीमकाय अणु बनाएगा, तीसरा भीमकाय अणु बनाएगा, चौथा भीमकाय अणु, चौथा, पांचवा, है ना। यानी कि लगातार कंसिस्टेंट इसी तरह भीमकाय अणु हमारे बनते रहेंगे, है ना। ये देखो लगातार इसी तरह हमारे भीमकाय अणु क्या होते रहेंगे, भीमकाय अणु बनते रहेंगे। लेकिन ये सबसे पहला ये एक भीमकाय अणु बना, और इस अणु को, ये अणु में क्या क्या पाया गया, इस अणु में सबसे पहले तो पाया गया आरएनए, फिर क्या पाया गया, फिर पाया गया पॉलीसैकेराइड, फिर क्या पाया गया अमीनो एसिड, फिर क्या पाया गया पिगमेंट।
4 चीजों से मिल करके ये भीमकाय अणु बना और इस भीमकाय अणु का नाम दिया गया कोएसरवेट्स। ठीक है, इस भीमकाय अणु को क्या बोला गया? कोएसरवेट्स। ठीक है, इस भीमकाय अणु को बोला गया कोएसरवेट्स प्रोटोबायोंट। ठीक है, प्रोटोबायोंट। ठीक है, इस भीमकाय अणु को बोला गया कोएसरवेट्स। और ये जो कोएसरवेट्स था, ठीक है, ये कोएसरवेट्स हमारी क्या थी? ये कोएसरवेट्स पहली कोशिका थी। सोचो, अर्थ पर, पृथ्वी पर, इस अर्थ पर सबसे पहली कोशिका क्या थी? इस अर्थ के अंदर सबसे पहली कोशिका क्या थी? वो थी कोएसरवेट्स। ठीक है, और ये कोएसरवेट्स किससे मिलकर के बनी थी? आरएनए, पॉलीसैकेराइड, अमीनोसैकेराइड, अमीनो एसिड और पिगमेंट से मिलकर के बनी थी कोएसरवेट्स। बताओ, क्लियर है? प्रोटोबायोंट। अब देखो, सिडनी फॉक्स एक वैज्ञानिक आते हैं। सिडनी फॉक्स ने कोएसरवेट्स को माइक्रोस्फीयर्स का नाम दिया। क्या, कौन से वैज्ञानिक आते हैं? सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स ने जो कोएसरवेट्स था इसका नाम दिया, और वो नाम था माइक्रोस्फीयर्स। ठीक है, क्या नाम था? माइक्रोस्फीयर्स, है ना। यानी कि सिडनी फॉक्स नामक वैज्ञानिक आते हैं और वो वैज्ञानिक इन कोएसरवेट्स को, ये जो कोएसरवेट्स बना था, इस कोएसरवेट्स को माइक्रोस्फीयर्स का नाम दे देते हैं। यानी कि फर्स्ट सेल, है ना, क्या था? फर्स्ट सेल का डिस्कवरी यहां पे हो गया। अब हमें पता चल गया कि पहली कोशिका कैसे बनी। अब इसी कोएसरवेट में, इन्हीं कोएसरवेट में लगातार करोड़ों सालों तक इसमें क्या परिवर्तन होते रहे, और फिर जब इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होते रहे तो क्या बना लिया? तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जीव बना करके कुछ यहां से बने, फिर कुछ जीव स्थल चले गए, कुछ कहां चले गए, यानी कि यहीं से जीवन की शुरुआत हो गई हमारी। बताओ, ये समझ में आया? फर्स्ट सेल इन लाइफ क्या था? फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहां पे क्लियर हो गया हमारा कि फर्स्ट सेल हमारी कैसे आई होगी पृथ्वी पर। ठीक है, ये बताया जाता है कि पृथ्वी पर पहली कोशिका कैसे आई होगी। ठीक है, चलो इसको अपने कॉपी में लिख लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके आगे। हट जाए भैया, नोट्स बनाते चलना। ठीक है, ये लो, हट गए हम, लिखो अपने कॉपी में, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। क्या आता है? एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, है ना। यानी कि विकास के प्रमाण। आपके पास जैसे विकास हुआ जीवों में, उसको बताइए, विकास के प्रमाण। अभी हम लोग एनसीईआरटी हाइलाइट्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में सबसे पहला आता है पुराजीवी प्रमाण। कौन सा आता है? पुराजीवी प्रमाण। कौन सा प्रमाण आता है हमारा? पुराजीवी प्रमाण। अब देखो, इस पुराजीवी प्रमाण में क्या होता है? पुराजीवी प्रमाण में हमको जीवाश्म मिलते हैं, है ना। इन पुराजीवी प्रमाण को कैसे करते हैं? क्योंकि हमको यहां पर जीवाश्म मिलते हैं। ठीक है, हमको यहां पर जीवाश्म मिलते हैं, और उन्हीं जीवाश्म की वजह से, जीवाश्म क्या होते हैं? जब करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर क्या हुआ? भूकंप आया। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं आई, तो कुछ जीव क्या हुए? नीचे दब गए। पेड़ पौधे क्या हुए? दब गए पृथ्वी के नीचे, फिर उनके ऊपर एक लेयर चढ़ गई। अब फिर जब उनकी हम खुदाई करते हैं तो अंदर वो दबे मिलते हैं। उन्हीं जीवाश्म से हमें कोयला मिलता है, उन्हीं जीवाश्म से हमें पेट्रोलियम मिलता है, वही होते हैं जीवाश्म, है ना। यानी कि जो पृथ्वी का जो भूगर्भ है, क्या है? पृथ्वी का जो भूगर्भ है ना, भूगर्भ में उपस्थित जीवन का कठोर प्रमाण। ठीक है, जीवाश्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोलेंगे हम कि भूगर्भ में उपस्थित जीवन का कठोर प्रमाण, जीवन का कठोर प्रमाण ही जीवाश्म कहलाता है। अब कठोर प्रमाण क्या? अब जैसे भैया कोई दब गया होगा पहले जमाने में, तो क्या
उसके उसके ये गाल मिले होंगे देखने के लिए, उसकी दाढ़ी मिल गई होंगी, देख लो उसकी दाढ़ी कैसी थी, हैं? बताओ क्या मिले होंगे? उसकी हमें कठोर प्रमाण, जैसे कि हमें उसकी हड्डी मिली होगी और हमको दांत मिले होंगे, आदि चीजें देख करके हम बताते हैं कि भैया ये जीवाश्म है। जैसे बड़े बड़े आप लोग उसमें जाते हैं, जो होती हैं, क्या बोलते हैं इनको, जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे क्या बोलते हैं, मैजिशियन, म्यूजियम में सॉरी म्यूजियम में जब आप जाते हो तो वहाँ पे क्या देखते हो, बहुत बड़े बड़े, है ना, हड्डियां रहती हैं, विशालकाय हड्डियां, है ना। तो यही सब होता है जीवाश्म के अंदर, ठीक है। यानी कि हड्डी मिल गया, दांत मिल गया, ये कठोर चीजें, ये चीजें दिखती हैं, ठीक है। चलो अब यहां पे हम लोग देखेंगे क्या कि सबसे पहले जीवाश्म का पता किसने लगाया। तो आखिरकार सबसे पहला जो जीवाश्म था उसका पता किसने लगाया। आपने एक नाम सुन रखा है, लियोनार्डो डी विंसी, है ना। क्या है, लियोनार्डो डी विंची, ठीक है। तो सबसे पहले जीवाश्म का पता लगाया किसने, लियोनार्डो डी विंची ने, ठीक है। लियोनार्डो डी विंची एक चचा थे, जैसे ये चचा है, इन चचा ने जीवाश्म का पता लगा लिया कि भैया पता कैसे लगाया। देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है, ठीक है। अब ये पृथ्वी की सतह पर खुदाई किए होंगे घर बनवाने के लिए या और कुछ। लियोनार्डो डी विंची ये ऊपरी सतह में रह रहे हैं, ठीक है। निचली सतह, चौथी सतह में खुदाई किए तो इन्हें कुछ मिल गया, और उन्हें कुछ मिल गया तो इन्हें बता दिए कि भैया इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जीवाश्म है ना। क्या है, इसके अंदर जीवाश्म है, ठीक है। तो लियोनार्डो डी विंची ने क्या किया, सबसे पहले जीवाश्म का पता लगाया। अब देखो इस जीवाश्म की आयु को पता कैसे लगाया जा सकता है। इस जीवाश्म को कैसे पता किया जा सकता है, ये कितने, है ना, कितने वर्ष पुराना है। तो एक विधि होती है, उस विधि को बोलते हैं यूरेनियम लेड विधि, ठीक है। यूरेनियम लेड विधि, कार्बन डेटिंग, है ना। क्या है, यूरेनियम लेड विधि होती है और एक हमारी कार्बन डेटिंग विधि होती है, जिसके कारण से हम जीवाश्म के, ठीक है, और भी जैसे हमारी आ गई फिजन ट्रैक विधि, है ना, और भी बहुत ढेर सारी मतलब विधियां हैं। तो सबसे मोस्ट यही है कि यूरेनियम लेड विधि और कार्बन डेटिंग विधि। कार्बन डेटिंग विधि से हम पता कर लेते हैं कि जीवाश्म की आयु क्या है, यानी कि जीवाश्म कितने वर्ष पुराना है, ठीक है। अब देखते क्या था, पहले भैया हमने देखा कि पृथ्वी की सतह हमारी ये है, क्या है, पृथ्वी की सतह हमने देखा हमारी ये थी, ठीक है, ये थी। तो यहां पर कुछ जीव रहे होंगे, ठीक है, कुछ जीव यहां पे रहे होंगे। अब कुछ क्या हुआ, प्राकृतिक आपदाएं और ये सतह के ऊपर एक सतह और चढ़ गई। जब ये सतह और चढ़ी तो इस सतह में भी कुछ जीव रहे होंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर एक सतह और चढ़ गई, प्राकृतिक आपदाएं करोड़ों वर्ष बाद, है ना, एक सतह और चढ़ गई यहाँ पे। जब एक सतह और चढ़ी फिर देखो एक सतह चढ़ गई, फिर एक सतह चढ़ गई, है ना। यानी कि इसमें क्या हो गया, इसमें जीव रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, है ना। ये क्या है, ये पृथ्वी की परतें हमने मान लिया, ठीक है। जब पृथ्वी को हम खोदते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की परतें पाई गई हैं, ठीक है। और ये पृथ्वी की परतें के अंदर क्या है, काफी परतें पाई गई हैं, और उन परतों के बीच में हमें मिलता है ना। जब हम खुदाई करते हैं तो हमें पता चलता है, अच्छा ये परत है, इस परत में ये जीव मिल गया हमें, है ना। तो यानी कि पृथ्वी की परतें पाई गई हैं और उन्हीं परतों के बीच में हमें मिला है। तो पृथ्वी की जो परतें होती हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग रहते हैं ऊपरी सतह पर। ये देखो जहां पे लियोनार्डो डी विंची चचा रहते हैं, ऊपरी सतह पर। अब इन परतों को ना 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों के लिए पहला होता है पैलोजोइक, है ना, पैलोजोइक, मीजोजोइक, है ना, पैलोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, है ना। क्या है, पहला है हमारा पैलोजोइक, ठीक, फिर है हमारा यहां पे मीजोजोइक। समझ रहे हो ना, पृथ्वी की परतें हैं, पैलोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। और हम लोग कहां पे, हम लोग सीनोजोइक के ऊपर रहते हैं, ठीक है। ये नीचे वाली परतें छोड़ दो, रही होंगी और भी परतें हैं, ठीक है। तो हम लोग को यही पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बोर्ड को फोकस नहीं कर रहे, किसको, हम लोग बोर्ड के साथ साथ हम लोग नीट को भी फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है। हमारा एक सेकंड चैनल है और उस चैनल का नाम है बायो अमन मोटिवेशन। तो आप लोग उस चैनल पर जा करके मोटिवेशनल वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर
देखना। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या हुआ, सीनोजोइक हुआ, मीजोजोइक हुआ, पैलोजोइक हुआ। अब इसमें हमने क्या देखा कि इसके बीच में जैसे हमने देखा पैलोजोइक है, पैलोजोइक में कुछ जीव हमें मिले, यानी कि हमें पता कि ये जीवाश्म बहुत पुराना है। क्यों? क्योंकि ये पैलोजोइक पृथ्वी की सतह पे मिला है, पैलोजोइक सतह पर मिला है, यानी कि बहुत पुराना है। फिर मीजोजोइक में मिला, मतलब थोड़ा सा पुराना है। सीनोजोइक में मतलब अभी हाल ही का है ये, है ना। यानी कि जितना नीचे पृथ्वी की सतह पर कोई चीजें मिलेगी, हम उसे ये मानेंगे कि उतना पुराना होता जाएगा। क्या होता जाएगा? उतना पुराना होता जाएगा। जैसे जो हमें डायनासोर थे, डायनासोर कहां पर मिले? डायनासोर डायनासोर हमें मिले जुरेसिक काल में। कहां पे? जुरेसिक, गलत लिख गया, देखो बोल सही रहा हूं, लिख गलत दिया है ना। इसको रेड से लिख देता हूं। कहां पे मिले हमें? जुरेसिक काल में। ठीक है, डायनासोर हमें मिले जुरेसिक काल के अंतर्गत, और ये जुरेसिक काल आता है हमारा मीनोजोइक में। तो यानी कि डायनासोर के जो मतलब जीवाश्म थे वो हमें यहीं पर मिले। ठीक है, अब हम लोग कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि भाई ये डायनासोर यहाँ पे नष्ट हो गए। कुछ वैज्ञानिक ये बताते हैं कि ये डायनासोर इस पृथ्वी पे, जब मीजोजोइक में पृथ्वी का ये वातावरण था, उस वातावरण में ये डायनासोर अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाए और इन्होंने अपना आकार बदल लिया। अब ये आज की डेट में हमारे यहाँ पक्षी बन करके रहते हैं, है ना। यानी कि कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं नष्ट हो गए, कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं कि आज भी उपस्थित हैं। कैसे? इनसे मिलते जुलते जीव मिलते। कैसे? डायनासोर इतना बड़ा था, पृथ्वी पर नहीं रह सका, अब वो पक्षी बन गया है। कहाँ बन गया है? पक्षी बन गया है ना। कुछ बोलते हैं कि वो मगरमच्छ बन गया, यानी कि उनसे मिलते जुलते जीव आज हमें पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, ऊपरी सतह पर, है ना। ये था हमारा जुरेसिक काल। ठीक है, एक होता है ये एकियोप्टेरक्स ऐसे कुछ करके, एनसीईआरटी में मेंशन अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, वो क्या, उससे बताया जाता है कि भैया ये ना उससे मिलता जुलता है डायनासोर से, है ना। डायनासोर हुआ, इसका मतलब वो था क्या, इसका चचा वचा था, है ना, जो भी है। चलो इतना समझ में आ गया। यहाँ पे ये है हमारा पूरा जीवी प्रमाण, ये अभी एनसीईआरटी में लिख रखा है, आप लोग इतना इसको पढ़ना है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद इन तीनों चीजों को याद रखना है। पूरा जीवी प्रमाण से क्या बताया जाता है, इस प्रमाण में क्या होता है पूरा जीवी प्रमाण में, कि भैया पृथ्वी की खुदाई की जाती है, उसके अंदर से जीवाश्म निकाले जाते हैं, उनको कार्बन डेटिंग करके उनकी आयु का पता लगाया जाता है कि उनकी आयु, उनकी उम्र क्या होगी। ठीक है, देखिए यहां तक क्लियर है आपको। अब हम लोग आगे बढ़ें, बताइए, चले आगे, मिटा दें इसको, तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या ब्लर कर रहा है क्या? कैमरा का हलाए तोड़ डालो सब लोग मिलके है ना। चलिए अब आइए सेकंड नंबर पे आइए। अब हम लोग देखिए क्या देखते हैं। पहला तो हमने देख लिया पूरा जीवी क्या था, पूरा जीवी सिद्धांत, पूरा जीवी प्रमाण कैसा था। अब हम लोग देखते हैं आकृति विज्ञान एवं संरचनात्मक साक्ष्य। क्या है कि आकृति विज्ञान एवं संरचनात्मक साक्ष्य। ठीक है, आकृति विज्ञान और संरचनात्मक साक्ष्य हमें क्या बताते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मार्फोलॉजिकल एंड एनाटोमोलॉजी क्या बोलते हैं, सॉरी एनाटॉमिकल है ना, एनाटॉमिकल एविडेंस। ठीक है, मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस, है ना। मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। ठीक है, पता है क्या लगता है, कम समय में कितनी जल्दी से आपको मैं कुछ बता दूं, इसकी वजह से ना थोड़ा सा, हाँ मतलब अंदर से वो आ जाता है कि यार बहुत समय हो रहा है, मतलब लगता है थोड़ा सा समय में और तुमको मैं इतू सा बता दूं, है ना। ये सोच के आता हूँ पढ़ाने की, यार इनका कम से कम समय लूंगा और इनको उस चीज़ को इतना गजब तरीके से बता दूंगा कि याद हो जाएगी, है ना। तो कभी कभी थोड़ा सा कुछ बोल जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं मतलब बोल पाता हूँ, गलत हो जाता है ना, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट किया करिए तो समझ जाया करिए ना कि हाँ भैया सही बोल रहे हैं, है ना। चलिए देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया देखो, आकृति विज्ञान एवं संरचनात्मक साक्ष्य, यानी कि आकृति के अनुसार उनके साक्ष्य दिए गए।
उनकी संरचना के अनुसार कि भैया इनकी आकृति सेम है, इनकी संरचना सेम है, ठीक है, उनके अनुसार साक्ष्य दिए गए कि भैया अच्छा इस काल में ये जीव पाया गया है और ये जीव आज के इस जीव से पाया मिलता जुलता है ना, यानी कि ये जीव आज भी पृथ्वी पर उपस्थित है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें दो चीज हमें पढ़नी पड़ती है, क्या, आकृति विज्ञान और संरचनात्मक साक्ष्य में मार्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस में हमें सिर्फ दो चीजें पढ़नी पड़ती है। पहली चीज पढ़नी पड़ती है होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। कौन से? पहली चीज हमें देखना पड़ता है होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन देखना पड़ता है और इसके बाद हमें देखना पड़ता है, ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, एनालॉगस ऑर्गन, बस इन्हीं चीज को हमें समझना है। ये दो चीज खत्म हो जाएगा आपका आज खत्म बायोलॉजी का, है ना, मतलब आज का पार्ट जो है पार्ट 2 खत्म। इन दोनों चीज को देखो हमें कायदे से समझना है, सारी चीजें यहां पर ना हमें लिख लेना है, ठीक है, सारी चीजें हमें रट्टा मार लेना है। देखो होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब होता है समजात अंग, ठीक है, और एनालॉगस ऑर्गन का मतलब होता है समवर्ती अंग, ठीक है। होमोलॉगस का मतलब समजात अंग, यानी कि इनके अंग तो समान होंगे, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या, समजात अंग यानी कि इनके अंग समान होंगे और उन अंगों के जो कार्य होंगे वो विभिन्न होंगे, है ना, यानी कि अंग सामान्य होंगे और कार्य भिन्न भिन्न होंगे, इनके कार्य अलग होंगे। क्या कहलाता है? वो कहलाता है समजात अंग, होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है। क्या कहलाता है? होमोलॉगस ऑर्गन यानी कि समजात अंग। कैसे? कि इनके जो अंग हैं, जैसे मेरे हाथ में 3 हड्डियां हैं, रेडियस, अल्ना, है ना, 3 हड्डियां कहां से बोली, जैसे हमारे हाथ में रेडियस और अल्ला पाई जाती है, यहाँ पे रेडियस अल्ला पाई गई, यही रेडियस और अल्ला चीते में पाई जाती हैं, यही रेडियस और अल्ला ये आपको जो ये बोलता है चमगादड़, उसके अंदर भी पाई जाती हैं। मतलब सेम है, अंग क्या है, अंग हमारा सेम है, लेकिन उनके कार्य क्या है, उनके कार्य विभिन्न है, उनके कार्य भिन्न है। जैसे मनुष्य के हाथ, जैसे क्या है, जैसे मनुष्य के हाथ। अब मनुष्य के हाथ में क्या एग्जांपल है? मनुष्य के हाथ के जो अग्रपाद की अस्थियां हैं, ठीक है, मनुष्य के हाथ के जो अग्रपाद की अस्थियां हैं, ठीक वही अस्थियां और भी जीवों के अंदर पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? ठीक वही अस्थियां ना और भी जीवों के अंदर पाई जाती हैं। जैसे हो गया हमारा ह्यूमरस हो गया, ठीक है, रेडियस हो गया, अल्ना हो गया, ठीक है, मनुष्य के अग्रपाद की अस्थियां क्या हो, जैसे ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गई, है ना, बहुत ढेर सारी अस्थियां हो गई, 3-4 हड्डियां, है ना। तो मनुष्य के हाथ की जो अस्थियां होती हैं वही सेम अस्थियां चीता में पाई जाती हैं और वही सेम अस्थियां चमगादड़ों के अंदर पाई जाती हैं और वही सेम अस्थियां ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना व्हेल के अंदर पाई जाती हैं, व्हेल के अंदर पाई जाती हैं और भी जीवों के अंदर पाई जाती हैं, आदि लगा दो, वही सेम अस्थियां। तो इसको हमने क्या बोला? इनके अंदर होता है समजात अंग, होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है? कि इनके अंग तो समान होते हैं, अंग बिल्कुल सेम टू सेम, आपको दिखाएंगे, मैच कराएंगे, आप मैच खा जाओगे, बोलोगे हाँ चाचा बिल्कुल सही है, लेकिन जब उनके कार्य देखोगे, उनके फंक्शन देखोगे, तो उनके कार्य और फंक्शन भिन्न भिन्न हो जाते हैं, ठीक है। यही होता है समजात अंग, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ाना है? इसमें देखिए, जैसे समजात अंग में जैसे देखो, जैसे हमारा बोल रहा है, जैसे इसमें होता है होमोलॉजी, ठीक है, इसके टर्म समझ लो, होमोलॉजी। होमोलॉजी क्या है? होमोलॉजी एक प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया होती है। अब जैसे ये बताओ, अंग समान है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न है, क्या है? अंग समान है लेकिन कार्य भिन्न भिन्न है। इनके जो अंग हैं वो, जैसे हम लोग माने कि घर इनके समान है, ठीक है, इनके घर समान है, इन जीवों के घर समान है, लेकिन इन जीवों के अंदर घर समान है
घर मतलब एक है। घर जैसे मान लो हमारा एक है, समझने के लिए बता रहा हूं कि जैसे हमारा घर एक है ना, घर एक है लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न हैं। इनके सभी के कार्य क्या हैं? इनके सभी के कार्य अलग अलग हैं। जब इनके कार्य अलग अलग होंगे तो भैया ये बंट जाएंगे कि नहीं? ठीक है, यानी कि जीव के बंटने की ज्यादा संभावना रहती है। ये जीव क्या हो सकते हैं? ये जीव अपने से नया जीव उत्पन्न करके या फिर कोई और नया जीव उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे समझने को मिलता है। ठीक है, ये एक होमोलॉजी होती है। फिर होमोलॉगस ऑर्गन मीन समजात अंग। फिर एक होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है। ये क्या होता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब होता है अपसारी विकास। कौन सा विकास? अपसारी विकास। ठीक है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, अपसारी विकास। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? किसी को अच्छा टाइम भी पता नहीं रहता। अगर किसी को बता दो कि भैया इस टाइम पे मत कॉल कर, एक सेकेंड है कॉल आ रहा है, 10 बात कर लूँ। ठीक है, तो फाइनली हो गई बात, है ना, थोड़ा सा अर्जेंट भी था। देखो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कहाँ पे था हम लोग? हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्या पढ़ रहे थे? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। देखो ये थोड़ा सा चैप्टर ना वो है, क्या है, बोरिंग सा है कि यार जीवों के बारे में पढ़ना, ये तो पढ़ लो, है ना। ठीक है, देखो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है? अभिसारी विकास के अंदर क्या होता है? अभिसारी विकास के अंदर यानी कि पूर्वज एक है। हम लोग कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि होमोलॉगस अंग, यानी कि इनके अंग समान है। क्या है? अंग समान है, तो हम ये समझेंगे कि पूर्वज क्या है? पूर्वज एक थे, है ना। जब हम लोग देखते हैं अंग समान है लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न है, तो हम ये समझ लेते हैं कि इस मनुष्य का पूर्वज, चीता का पूर्वज, चमगादड़ का पूर्वज, व्हेल का पूर्वज एक था। क्या था? पूर्वज एक है लेकिन इनकी जातियां विभिन्न हो गई, है ना। लेकिन ये विभिन्न जातियों में बंट गए। यही होता है अभिसारी विकास। यानी कि इनके पूर्वज एक थे। जैसे देखो घर एक था, जब देखो एक घर में जब अलग अलग काम करने वाले व्यक्ति रहेंगे, है ना। जैसे एक घर है, उस घर में उस घर के 4 लड़के हैं। 4 लड़के अलग अलग काम कर रहे हैं। कोई LIC में काम कर रहा है, कोई टाटा मोटर्स में, कोई अपोलो में काम कर रहा है, कोई एलॉन मस्क के यहाँ। तो चारों लोग अपना अलग अलग घर बनाने का प्रयास करेंगे ना। चारों लोग अलग बनने का प्रयास करेंगे, अलग होने का। तो अलग होने का यानी कि विभिन्न जातियां बना लेंगे। लेकिन पूर्वज क्या थे? पूर्वज एक थे, है ना। बस समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। पूर्वज क्या है? पूर्वज एक है। अब देखो यहां पे क्लियर हो गई चीज। अपसारी विकास का मतलब क्या हो गया? समझ गए ना। यानी कि अपसारी विकास का मतलब ये होता है कि पूर्वज तो एक होंगे। क्या होगा? कि पूर्वज तो एक होंगे लेकिन उनके कार्य क्या होंगे? उनके कार्य, उनकी जातियां वो क्या है? उनकी जातियों में उनकी जातियां विभिन्न हो जाएंगी, है ना। अपसारी विकास का मतलब एक पूर्वज होते हैं और उनकी विभिन्न जातियां हो जाती हैं। ठीक है, अपसारी विकास आप लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? एनालॉगस ऑर्गन, समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग में देखते हैं कि इनके अंग तो अलग अलग होते हैं। इनके अंग क्या होते हैं? अंग अलग अलग होते हैं लेकिन इनका कार्य समान होता है। इनके अंग अलग अलग होते हैं। अंग अलग अलग, जैसे ये एक अंग है, ये एक अंग है, ये एक अंग है, ये एक अंग है ना। इनके अंग देखो अलग अलग हैं। एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है ना। अंग अलग अलग है लेकिन जो इनका जो कार्य है वो क्या है? वो समान होता है। और इसी को बोलते हैं हम लोग एनालॉगस ऑर्गन, समवृत्ति अंग। जैसे जैसे आप लोग इसकी एग्जाम्पल ले लीजिए। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास तितली। जैसे इसका एग्जाम्पल है तितली और पक्षी के पंख। ठीक है, क्या है? तितली और पक्षी के पंख। इसके एग्जाम्पल क्या है? कि तितली और पक्षी के पंख। ठीक है, अब एक आता है मछली के पंख और पेंगुइन के पंख, है ना। क्या होता है हमारा? एक होता है मछली के पंख और पेंगुइन के पंख। ठीक है, अब देखो तितली के जो पंख होते हैं, है ना, तितली के पंख अलग आकार के होंगे, है ना।
तितली के पंख आगे तक होंगे, आगे तक जाएंगे, अग्रपाद होंगे, सॉरी तितली के पंख पीछे तक जाते हैं, पीछे तक यानी कि पश्चपाद होते हैं, है ना। और जो पक्षी होता है उसके अंदर अग्रपाद होते हैं। जो ये होता है इनके पंख तो अलग अलग होते हैं, देखे होंगे तितली के पंख अलग डिजाइन के होते हैं और पक्षियों के पंख अलग डिजाइन के होते हैं, यानी कि इनका डिजाइन तो अलग रहता है। तितली और पक्षी के पंखों का डिजाइन तो अलग रहता है लेकिन उनका कार्य सेम रहता है। भैया तितली को भी उड़ना है और पक्षी को भी उड़ना है, कार्य सेम है ना। इसी तरह जो पेंगुइन, मछली के जो पंख होते हैं, मछली के पंख और पेंगुइन के पंख दोनों कार्य इनके सेम हुए, ठीक है। तो इनके अंदर क्या हुआ, इनके अंदर होता है अभिसारी विकास। क्या होता है, अभिसारी विकास, यानी कि कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर होता है कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब अभिसारी विकास। अभिसारी विकास, अभिसारी विकास का मतलब क्या हुआ कि भैया ये चार चाचा हैं, ये चार चाचा एक ही फैक्ट्री में काम कर रहे थे, एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, है ना। जब चाचा लोग एक फैक्ट्री के अंदर ये चार चाचा काम कर रहे थे तो चार चाचा अलग अलग रह रहे थे। ये चारों चाचाओं ने सोचा भैया एक ही जगह पर रहते हैं, क्योंकि इनका कार्य क्या था, इनका कार्य समान था। जब इनका कार्य समान था तो ये एक ही जगह रहने लगे, ठीक है। यानी कि इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसे जैसे हमारा हो गया बर्ड विंग हो गया, इंसेक्ट विंग हो गया, इसके एग्जाम्पल देख लो, है ना। बर्ड विंग हो गया, ठीक है, इंसेक्ट के विंग हो गए, है ना, बर्ड के विंग और इंसेक्ट के विंग। एक एग्जाम्पल आपका और आता है, ठीक है, हो गया एक शकरकंद, शकरकंद और एक हो गया आलू। कैसे देख लो, शकरकंद क्या है, शकरकंद जड़ है, लेकिन आलू क्या है, आलू तना है, ठीक है। इनके देखो इनके अंग अलग अलग है, ये भैया जड़ है ये तना है, लेकिन इनको दोनों का कार्य क्या है, दोनों का कार्य है भोजन, खाना, दोनों कार्य अलग बिल्कुल समान है, ठीक है। इनके अंग अलग अलग होते हैं लेकिन इनके कार्य समान होते हैं, क्या कहलाते हैं, एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। या फिर हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या होता है, इनके अंदर कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है और ये क्या होते हैं, ये एनालॉगी होते हैं। एनालॉगी, एनालॉगी का मतलब कि ये एनालॉगी प्रक्रिया होती है और इसी एनालॉगी प्रक्रिया के दौरान ये अंगों का निर्माण होता है, अंग बनते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे देखो ये जो इनके जो पूर्वज हैं, इनके पूर्वज इनका कार्य समान है, तो ये बताओ ये कुछ सालों बाद क्या ये एक हो सकते हैं कि नहीं। जब इनके कार्य समान ही रहेंगे, इनके अंग बस अलग अलग हैं, कार्य इनके समान है, तो वही कार्य समान के लिए आगे जाकर के एक हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल एक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे कि समान पर्यावरण में रहने के कारण, क्या लिखेंगे कि समान पर्यावरण में रहने के कारण भिन्न वर्गों के जीवों में समान लक्षणों का विकास हो जाता है। यानी कि ये लोग क्या होते हैं, ये लोग समान पर्यावरण में रहते हैं तो क्या हो जाते हैं, सभी के जो लक्षण होते हैं वो समान हो जाते हैं, ठीक है। समान पर्यावरण में रहने से समान लक्षणों का विकास हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। जो विकास होता है वहाँ पे उसको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। जैसे आप लोग आइए मेरे पास अगर आकर के रहेंगे तो आपको 5-6 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके दिमाग का एक अलग से विकास होगा। तो आप लोग क्या हुए, मेरे पर्यावरण में आए और विकास हो गया। जैसे मैं अपने पर्यावरण में एक पैर पे चलता हूँ, ऐसे एक पैर ऊपर कर लेता हूँ, एक पैर से उदक उदक के चलता हूँ। जब आप लोग मेरे पास आओगे तो मैं भी आपको एक ही पैर से उदक उदक कर चलवाऊंगा, और जब मैं एक पैर से आपको उदक उदक के चलवाऊंगा, दूसरे पैर का आपका कोई काम नहीं रहेगा। ठीक ऐसे ही अगर करते गए बहुत दिन तक, तो सोचो एक पैर को ज्यादा बढ़ावा मिलता जाएगा। तो ये चीजें होती है, एक होता है होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, ठीक है। इतना एलसीडी ऑन करें, कोई दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सारी चीजें थी, ये वहां पे क्लियर हो गई, ठीक है। इतना आपको पढ़ना था। अब हम लोग देखिए, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब पढ़ेंगे इसको कि एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, ठीक है। एनसीईआरटी हाइलाइट्स पढ़ेंगे, एनसीईआरटी हाइलाइट्स पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज का पार्ट हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी हाइलाइट्स हम लोग चल के पढ़ लेते हैं, 15-20 मिनट लगेगा, बस हो गया, पढ़ लो उसको।
तो हमारा जो चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, उस चैनल को आप लोग सपोर्ट करेंगे और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी हाइलाइट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये लिख रखा है विकास। ठीक है, विकास, ये जो हमारा एनसीईआरटी हाइलाइट्स है, क्या है, एनसीईआरटी हाइलाइट्स। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पहला एनसीईआरटी हाइलाइट्स क्या है, जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत। क्या है कि जीवन स्वरूप का विकास एक सिद्धांत। इसमें बहुत ढेर सारे वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने बताते हैं, उन्होंने जो वैज्ञानिक आते हैं वो परंपरागत धार्मिक स्तर पर बताते हैं। इसमें एक पहला सिद्धांत आता है। पहला सिद्धांत के अनुसार बताया जाता है कि संसार में जितने भी जीव एवं प्रजातियां विद्यमान हैं वे सभी ऐसे ही सर्जित हुई हैं। पहले सिद्धांत में ये बताया गया कि संसार में जितने भी जीव वगैरह हैं ना, वो सब ऐसे ही आ गए हैं। ठीक है, दूसरा सिद्धांत आता है, फिर दूसरे सिद्धांत के अनुसार क्या आता है कि उत्पत्ति के समय से ही, जब उत्पत्ति हुई थी उसी समय से ही जैव विविधता थी। ठीक है, यानी कि जैव विविधता, इतनी ढेर सारे जीव ना पहले से ही थे, उत्पत्ति के समय से ही, और भविष्य में ऐसे ही रहेंगे। दूसरे सिद्धांत में बताया जाता है। तीसरे सिद्धांत में क्या कि पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है। पृथ्वी कितना है, पृथ्वी केवल 4000 वर्ष प्राचीन है। आपने एक नाम सुना होगा, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन का एक जहाज था, उस जहाज का नाम था MS बीगल, है ना, HMS बीगल। क्या था, HMS बीगल नामक जहाज में चार्ल्स डार्विन गए थे खोज करने। ठीक है, जब वो खोज करके आए तो उन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कामावेश आपस में तो समानताएं रखते ही हैं। ठीक है, विद्यमान सजीव क्या होते हैं, वो आपस में तो समानताएं रखते ही हैं, बल्कि उन जीवों रूप में समानताएं रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व समय से विद्यमान थी। जो सजीव आज की डेट में पाए जाते हैं वो आपस में तो समानता पाए ही जाते हैं, वो आपस में तो समान है ही हैं, लेकिन वो साथ ही वैसे समान हैं जो जीव करोड़ों वर्ष पहले पाए जाते थे, है ना, उनसे भी वो समान दिखते हैं, समान हैं। ठीक है, ये बताएं किसने, हमारे चार्ल्स डार्विन ने। तो आप लोग अब एनसीईआरटी हाइलाइट्स को धीरे धीरे आप लोग अब पढ़ेंगे। इसी तरह मेन हाइलाइट्स को हम लोग पढ़ा करके आगे निकलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या लिख रखा है कि औचित्यपूर्ण बताया जा रहा है। औचित्यपूर्ण सारांश यह है कि पृथ्वी बहुत पुरानी है, पृथ्वी बहुत पुरानी है, जो कि पुराने विचारों के अनुसार हजारों वर्ष नहीं बल्कि करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है। ठीक है, पृथ्वी क्या है, बहुत पुरानी है। ऐसे ही नहीं पृथ्वी भैया 2-4-6 साल की हुई है, आप लोग आओ इसी में, है ना, घूम टहल के चले जाओ। ये यहाँ पे है हमारा विकास के प्रमाण। ठीक है, लॉक करें इसे, हाँ, विकास के प्रमाण। विकास के प्रमाण में क्या लिख रखा है, साफ इसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर जीवों का विकास इस बात के प्रमाण कई हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जीवों का विकास हुआ है ना, यानी कि इकट्ठा जीव नहीं आए हैं, जीवों का विकास हुआ है, इसके कई प्रमाण हैं। पहला क्या है, पहला, चट्टानों के अंदर जीवाश्म रूप में मिलने के कठोर अंगों के अवशेष में विद्यमान है। जो चट्टानों के अंदर हमें अवशेष मिले हैं उनमें बहुत से जीवाश्म, मतलब बहुत से चीजें विद्यमान हैं जो विकास के प्रमाण को दर्शाती है कि भैया जीवों का विकास इस प्रकार से हुआ है। ठीक है, चट्टानें अवसाद या तलछट से बनी होती है। मैंने आपको बताया 3 चट्टानें, है ना, बताया था ना, पृथ्वी की सतह क्या होती है बताया, याद होगा आपको। और भू प्रॉपर्टी, भू पर्थरी बोलते हैं इसको, भू प्रॉपर्टी या फिर अर्थ क्रस्ट का एक अनुप्रस्थ काट यह संकेत देता है कि तलछट पर दूसरे तलछट की परत पृथ्वी के लंबे इतिहास की गवाह है। यानी कि पहले एक परत थी, फिर इसके ऊपर एक और परत चढ़ गई, फिर इसके ऊपर एक और परत चढ़ गई, फिर इसके ऊपर एक और, मतलब इसी तरह धीरे धीरे जो बीच में परत में जो जीव रहे वो बीच में नष्ट होते गए। ठीक है, यह एक उदाहरण है। फिर लिखा रखा है आगे कि भिन्न आयु की चट्टानों की तलछट से भिन्न जीव रूप पाए गए हैं। ठीक है, जो कि संभवतः उस तलछट के निर्माण के दौरान बड़े थे। जब भिन्न आयु की जब तलछट हम लोग देखेंगे उसमें बहुत से जीव पाए जाते हैं। ठीक है, जो तलछट जब खत्म हो तब मर गए। ठीक है, उनमें से कुछ आधुनिक जीव से मिलते जुलते हैं। जो जीव अंदर दबे हुए पाए गए उनमें से कुछ जीव आधुनिक जीव से मिलते जुलते हैं। वो विलुप्त जीव जैसे डायनासोर का प्रतिनिधित्व करते हैं उपरोक्त। ठीक है, जो जीव हैं वो जैसे डायनासोर का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा कुछ करके। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ये हमारा पाया गया, ये कौन है,
ब्रैकियोसेरस, ठीक है, ब्रैकियोसेरस पाया गया, ये यहाँ पे ब्रैकियोसेरस हो गया। ये डायनासोर की प्रजातियां हैं, ठीक है, इसको हम जूम कर लेते हैं, ठीक है, देखो ये डायनासोर की क्या है, ये डायनासोर की प्रजातियां, ये है हमारी ट्राइसेरेप्टोस, फिर टाइरेनोसेरस, टाइरेनोसेरस हो गया, ठीक है, ये डायनासोर की प्रजातियां हैं। अभी देखो एक नीचे प्रजाति अभी और है, ठीक है, नीचे वाली प्रजाति क्या है अपन की, हाँ ये स्टेगोसेरस, स्टेगोसेरस, ठीक है, यानी कि ये डायनासोर की हमारे पास 4 प्रजातियां दे रखी हैं, और इन 4 प्रजातियों में ये दे रखा है डायनासोर तो नष्ट हो गए हैं, लेकिन इनके जैसे जीव आज पृथ्वी में विद्यमान है, जैसे टेरेनोडॉन हो गया टेरेनोडॉन हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, और फिर ये आर्कियोप्टेरिकस, आर्कियोप्टेरिकस मैं बता रहा था ना, यही है आर्कियोप्टेरिकस। आप लोग एनसीईआरटी देखेंगे तो बहुत अच्छा इमेज उसके अंदर मेंशन करके रखा है, ठीक है, बहुत अच्छा इमेज उसके अंदर बना करके रखा गया है, ठीक है। चलिए, ये जो जीवों में विकास हुआ है जीवाश्म वाला, इस अध्ययन में बतलाते हैं कि समय समय पर पृथ्वी पर जीवन के रूप में बदलते रहे हैं, ठीक है, समय समय पर पृथ्वी पर जीवन क्या हुआ, बदलते रहे हैं, और कुछ रूप से विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे, कुछ वैज्ञानिक इनका काल रहा और उसी काल तक ये लोग सीमित रहे, ठीक है, अर्थात जीवों के रूप भिन्न कालों में प्रकट हुए, इनके जो जीव के जो रूप हुए वो भिन्न कालों में प्रकट हुए, और इन सभी को पहले ऑटोलॉजिकल, क्या होगा, पहले ऑटोलॉजिकल यानी कि पुराजीवी प्रमाण कहा जाता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब ये आता है हमारा एक एनसीईआरटी का नेक्स्ट एनसीईआरटी हाइलाइट्स, ठीक है, नेक्स्ट एनसीईआरटी हाइलाइट्स क्या है आप लोग इसे देख लीजिएगा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं उस चीज को पढ़ाए दे रहा हूँ, ठीक है, ये क्या मछली वाला जो भी है इसका भ्रूण को लेकर के बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि तुलनात्मक शारीरिक विज्ञान, ठीक है, यानी कि तुलनात्मक शरीर विज्ञान या आकृति विज्ञान आज के जीवों में तथा वर्षों पूर्व विद्यमान जीवों में एक रूपता एवं विभिन्नता दर्शाता है ना, यानी कि ये जो तुलनात्मक शारीरिक विज्ञान है और आकृति विज्ञान है, ये आज के जीवों में और प्राचीन पहले के जो पाए जाने वाले जीव हैं उनमें क्या दर्शाता है, उनमें एक रूपता और विभिन्नता दर्शाता है, ठीक है। इस प्रकार की समानताओं को साझे पूर्वज के साथ के रिश्ते के रूप में जाना जा सकता है, ठीक है, इस प्रकार की जो इनमें समानताएं पाई गई हैं उन समानताओं को हम साझे के साथ साझे पूर्वजों के साथ रिश्ते के रूप में इसे जान सकते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, मतलब जान सकते हैं भैया एक दूसरे के ये पूर्वज है, उदाहरण जैसे व्हेल, चमगादड़, चीता और मानव, सभी स्तनधारी अग्रपाद की अस्थियां में समानता दर्शाते हैं, ठीक है, मैंने क्या बताया, होमोलॉगस ऑर्गन यही है, जस्ट यही, ये एनसीईआरटी बोल रहा है इतने डिफिकल्ट वे से, ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन क्या बताया गया कि मानव के और व्हेल के, चमगादड़ के, चीता के जो अग्रपाद की अस्थियां होती वो सभी समानता दर्शाते हैं। अब इसमें देख क्या लिख रखा है, जैसे ये ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, अल्ना हो गई, कार्पेल्स हो गया, मेटाकार्पेल्स हो गया, फेलेंजिस हो गया, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स और फेलेंजिस, ये जो अस्थियां हैं ह्यूमस में भी पाई गई, व्हेल, चमगादड़, चीता आदि में पाई गई, होमोलॉगस ऑर्गन बता रहे हैं आप। ये देखो लिख रखा है सांप से अपसारी विकास, ठीक है, क्या ये अपसारी विकास, और यह संरचनाएं समजाती होती हैं, क्या होती है, समजाती, इनकी जाति क्या होती है, समान होती है। जैसे सोचते हैं जो हमारी बिल्ली है उसी बिल्ली से सियार का निर्माण हुआ है, सियार बना, उसी बिल्ली से चीता बना, उसी बिल्ली से शेर बना, अनुकूल वातावरण बदलते गए और जीव का निर्माण होता गया, समजाति अपसारी, ठीक है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं समजातता, होमोलॉजी, ठीक है, होमोलॉजी हो गया। अब देखो क्लियर, समजातता कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण कशेरुकी, हृदय एवं मस्तिष्क की हैं। फिर देखो क्या लिख रखा है कि इस प्रकार से पेड़ों में भी बोगनबलिया और क्यूकरबिटा, बोगनबुलिया होता है और क्यूकरबिटा होता है, बोगनबुलिया और क्यूकरबिटा के कांटों एवं प्रशांतों में भी समजातता प्रदर्शित दिखाई देती है, ठीक है, बोगनबुलिया होता है और जो क्यूकरबिटा होता है उनके कांटों में भी समानताएं, समजातता प्रदर्शित दिखाई देती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे है तुल्य रूपता,
है ना। तुल्य रूपता बिल्कुल विपरीत स्थिति को, तुल्य रूपता क्या हुआ, जो हमारा एनालॉगस हुआ, तुल्य रूपता बिल्कुल विपरीत स्थिति को, एक सेकेंड, इसमें क्या हुआ, तुल्य रूपता, तुल्य रूपता बिल्कुल विपरीत स्थिति, नेक्स्ट स्लाइड नहीं मिल रही यार, एक सेकेंड ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि तुल्य रूपता बिल्कुल विपरीत परिस्थिति दिखलाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में होंगे, ठीक है। जैसे मनुष्य हो गए, मनुष्य की जो हाथ की अस्थियां हैं वो देखो, जैसे आपका चीता हो गया, शेर हो गया, ठीक है, उसके बाद व्हेल हो गया, उसके बाद चमगादड़ हो गया, उसके हाथ की अस्थियां क्या हैं, सेम दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जब उसके ये हाथ की अस्थियां हमारे सेम दिखाई दे रही हैं, तब हमने क्या देखा, तब हमने उसके अंदर ये देखा कि इन सभी के अंदर क्या पाया गया, इन सभी के अंदर अपसारी विकास पाया गया। कैसा, अपसारी विकास पाया गया, ठीक है। चलो, यानी कि अब हम लोग समझ गए कि होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है। चलो, अब देखो, अब क्या बोला जा रहा है, अब बताया जा रहा है एनालॉगस ऑर्गन के बारे में। तुल्य रूपता क्या है कि पक्षी एवं तितलियों के पंख हो गए, ठीक है। पक्षी एवं तितलियों के पंख क्या हो गए, एक समान दिखते हैं, लेकिन इनमें पूर्वज परंपरा सामान्य नहीं है। ये तितलियों खाली पंख एक समान दिखते बस है, लेकिन इनकी पूर्वज परंपरा क्या, वो समान नहीं है, और ना ही शरीर की रचना में समान है, ठीक है। यानी कि इनके अंग क्या है, भिन्न भिन्न है, बस खाली इनका काम एक है ना। मतलब ये समान सिर्फ और सिर्फ दिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये समान दिखते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये समान है वास्तव में, बल्कि ये समान दिखते हैं। यानी कि हम इन्हें बोल सकते हैं कि इनके अंग अलग अलग हैं, क्या है, अंग अलग अलग हैं, लेकिन इनके कार्य क्या है, कार्य समान है, ठीक है। देखो, इसके अलावा अनुरूपता या तुल्य रूपता का उदाहरण हो गया, जैसे हमारा ऑक्टोपस तथा स्तनधारियों की आंखें, ठीक है। जो ऑक्टोपस की आंखें होती हैं, सेम वैसी आंखें स्तनधारियों में भी होती हैं। जितनी आंखें हम लोगों में स्तनधारियों में पाई जाती हैं, आंखों में जितने भी ऑर्गन्स, मतलब जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं, वैसी ही सेम चीज़ें ऑक्टोपस की आंखों में पाई जाती हैं, ठीक है। ये हम लोग समझ गए। फिर देखो, जैसे पेंगुइन और डॉल्फिन मछली के पक्षों में अनुरूपता है ना। यानी कि इनके पंख अलग अलग हैं, लेकिन इनका कार्य क्या है, समान है। कोई तर्क दे सकता है कि समान आवासीय विशिष्टताओं के कारण जीवों के समूह में समान अनुकूली विशिष्टताओं को चयनित किया गया है, क्योंकि इनमें क्या होता है, देखो, इनमें अभिसारी विकास होता है। कैसा विकास, अभिसारी विकास। बताया मैंने आपको ना, बताया कि नहीं बताया, बताइए। मैंने आपको बताया था अभिसारी विकास होता है, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन होता है ना। फिर क्या है, ठीक इसी प्रकार से समजातता भी, है ना, समजातता भी अभिसारी विकास है, ठीक है। समजातता क्या है, समजातता अपसारी विकास होती है, और तुल्य रूपता या अनुरूपता जो होती है वो क्या होती है, वो अभिसारी विकास होती है। आप लोग इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हो, ठीक है। तुल्य रूपता के अन्य उदाहरण, जो तुल्य रूपता है उसके अन्य उदाहरण, जैसे शकरकंदी हो गया आपका, है ना। शकरकंदी जड़ होती है, रूपांतरण, लेकिन आलू क्या होता है, तना होता है। शकरकंदी जड़ होती है और आलू क्या होता है, आलू आपका तना होता है, ठीक है। तो आज के हाइलाइट्स यहीं पर ख़त्म हुए, ठीक है। हाँ, आज के हाइलाइट्स आपके टोटल यहीं पर थे, इतने हाइलाइट्स थे, ख़त्म हुए। तो आपने यहाँ पर एनसीईआरटी हाइलाइट्स को पढ़ लिया है, ठीक है। तो चलो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है ना। क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। तो चलिए, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।